हम इस बारे में बात करें और क्या है कॉप और हम कॉप हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं बिल्कुल ऐसे मतलब मैं ये वो नहीं रखना चाहती कि एक कोई सामने से आ रहा है वो बात कर रहा है। हम लगातार इंटरेक्शन रखेंगे और हम उत्तराखंड के मुद्दे समझेंगे। जैसे कोई एक जना कोई बेताल घाट की बात कर रहा था, तो बेताल घाट में सबसे ज़्यादा स्टोन क्रेशर्स है और बेताल घाट की हालत उत्तराखंड में बहुत ख़राब है। हर 1 किलोमीटर बाद अगर एक स्टोन क्रेशर लग रहा है पहाड़ी इलाके में, तो उसका क्या मतलब है और उसका क्या इम्पैक्ट है। तो ये सब चीज़ें और जो यहाँ की बात है, जो अल्मोड़ा की बात है, जो नैनीताल की बात है, जो हल्द्वानी की बात है, जो गौला की बात है, वो सब बात और उसका पूरे देश से क्या मतलब है और उसका पूरे विश्व में क्या मतलब है। तो इस सब चीज़ों पे मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं यहाँ से ग्लासगो गई, ग्लासगो एक शहर है स्कॉटलैंड में, तो जब मैं यहाँ से ग्लासगो गई और स्कॉटलैंड आता है यूनाइटेड किंगडम में, तो जब यहाँ से हम ग्लासगो गए, मेरे साथ जन्मेजय भी ग्लासगो गए, तो हमारा मकसद क्या था, हम किस कैपेसिटी में गए। हम 2 युवा लोग थे जो उत्तराखंड के थे, जो अल्मोड़ा के थे, जिन्होंने पूरी पढ़ाई अपनी अल्मोड़ा से करी है। हमारे पास बाहर दिल्ली बैंगलोर जैसे बच्चों का एक्सपोजर नहीं था और ना ही है अभी तक। लेकिन हमारे पास जो हमारे रूट से जो हमारी चीज़ें निकल के आई, हमें उसका थोड़ा उसकी नॉलेज थी और वो नॉलेज को हमने खुद एक्सप्लोर करते करते हमें लगा नहीं, यहाँ की कंडीशन हमें वहाँ दिखानी है। और क्यों दिखानी है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्या है ये क्लाइमेट चेंज और इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप लोग समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है? कोई एक जगह हम बता सकता है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, बस एक शब्द एक लाइन में, जो भी जिसको समझ में आ रहा है। और कोई सही गलत नहीं होता, हम सब सीख रहे हैं। मैं सीख रही हूँ, आप सीख रहे हैं, तो कोई भी एक जना अगर बताना चाहे। हाँ, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। पॉल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग है और इसी की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज एंड ऑल सबकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बोला। क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है और उसका क्या केवल ग्लोबल वार्मिंग ही क्लाइमेट चेंज का एक फैक्टर है? तो देखिए, क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं उसमें छोटे छोटे क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं, क्या सामने आता है। तो क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन जो हम बोलते हैं, वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब हमेशा चलते आई है, सदियों से चलते आई है। लेकिन अभी वो जिस रेट में चल रही है उसका हम पे इम्पैक्ट है, उसका बायोडाइवर्सिटी पे हम पे मतलब इंसानों पे इम्पैक्ट है। बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट है, हमारे जंगलों पे, हमारी जमीन पे, हमारी नदियों पे, हमारे ग्लेशियर्स पे इम्पैक्ट है। और अभी इस साल आप सभी ने स्टार्टिंग से देखा होगा हमने किस तरह की बारिश देखी है। बारिश हमने पहले भी देखी थी, लेकिन जो उस बारिश से जो तबाही होती थी वो क्या इतने लार्ज स्केल में होती थी? कहीं पे भी नैनीताल में आप लोगों ने देखा इतना लार्ज स्केल तबाही, जब जो लेक है वो पूरा फ्लड होके ऊपर नैनीताल तक आ जा रही है, या रामगढ़ में लगातार बादल फटना, या ये जो कैंची वाला जो रास्ता है जिससे हम ट्रैवल करते हैं, वो रास्ता पूरा मतलब पहले से जो हमारे गांव में ताईजी लोग हैं वो बताते थे कि सज्जड़ होता था, मतलब पूरा 7 दिन लगातार बारिश होगी और तब भी जमीन में इतनी मजबूती थी कि जमीन बहती नहीं थी। क्यों, कैसे? और अभी एक सॉइल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सॉइल डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में फास्टेस्ट सॉइल इरोजन हो रहा है। पूरे पूरे भारत का सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन जो हो रहा है वो उत्तराखंड में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, मैं आपको आके बताऊंगी नहीं। क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको कोई बता सकता है कि बहुत साइंटिफिक भाषा में कि ग्लोब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, CFCs हैं, ये है वो है, लेकिन मैं अपने सामने क्या देख रही हूँ उससे भी मुझे समझना पड़ेगा ना। मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि लगातार मतलब ऐसे अब तबाही मच रही है हर जगह। चमोली में ग्लेशियर टूट गया इस बार 7 फरवरी को, और जब वो ग्लेशियर टूटा तो वहाँ पे मतलब वो ग्लेशियर पूरा एक बाढ़ बन के नीचे आया और उसने 204 लोगों की, ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि 204 लोगों की मृत्यु हो गई। ये एक चमोली इंसिडेंट था 2013 में, 4000 ऑफिशियल रिकॉर्ड है जब लोग मर गए। और 2013 से आज तक का अगर हम आंकड़ा देखें डिजास्टर का, जो हर साल एक स्टैटिस्टिक्स निकलता है, हमें दिखेगा कि किस हिसाब से तबाही हो रही है। तो हम क्लाइमेट चेंज को बहुत लोकली समझ सकते हैं, हमको पूरा लेकिन समझना ज़रूरी है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो एक लोकल फिनोमिना नहीं है। मैं आपको साइंटिफिक भाषा में नहीं बताऊंगी, वो भाषा जो पेरिस एग्रीमेंट में लिखी, जो इस बार जाने से पहले मैंने पहली बार पढ़ा,
क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पता होना चाहिए, मुझे अपना लोकल तो पता होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं ऐसे विश्व के एक ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में जा रही हूँ तो मुझे उनकी भाषा भी पता होनी चाहिए, ताकि वो ये ना समझे कि कहीं आ गए किसी ऐसे इलाके से और इनको कुछ नहीं पता। तो मैं उसकी भाषा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी कि हमें सामने सामने ये चीज़ दिख रही है, और जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबल फिनोमिना है, और जिसके लिए हमें लोकली एक्ट करना पड़ेगा, हमें अपने स्टेट में अपने राज्य में एक्ट करना पड़ेगा, और हमको नेशनली एक्ट करना पड़ेगा, और हमें ग्लोबली भी एक्ट करना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे, तो वो हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा कॉप के बारे में बताती हूँ। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज मतलब देश। तो उस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में पूरे सबसे पहले क्या हुआ था, एक UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन आया था। तो उसमें 197 जो देश हैं पूरी दुनिया के वो मेंबर थे। अब ये सारे देश जब एक साथ आए तो उनको दिखा कि हमारी जो दुनिया है उसके साथ कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, कहीं पूरी बाढ़ आ रही है, कहीं टाइफून आ रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट फायर हो रही है। तो इन सारी जो क्लाइमेट से रिलेटेड या हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उन सबको लेके ये पूरा कन्वेंशन तैयार हुआ। इस कन्वेंशन में हर साल बैठक होती है, हर साल 12 दिन की कुछ बैठक होती है, और उस बैठक में चर्चा होती है कि हम ऐसा क्या करें। हर देश आता है, हर देश के प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, जो हेड ऑफ द लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स जिनको हम बोलते हैं, वो आते हैं, और उनके साथ उनका पूरा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के लोग आएंगे। उनका पूरा एक ऑफिशियल डेलीगेशन होता है जिसमें सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स वगैरह सब होते हैं, और वो वहाँ पे बैठ के दिन रात चर्चाएं होती है कि हम कैसे इस दुनिया को बचाएं। और ये बहुत ज़रूरी चर्चा है। जो तो ऐसे ही जब ये मतलब पहले कॉप से अभी 26 कॉप थी, तो जिस मतलब 26 मतलब इसलिए उसके आगे एक नंबर लग जाता है, कॉप 26। अब अगले साल जो इजिप्ट में कॉप हुई वो कॉप 27 होगी। तो जब ये सारी कॉन्फ्रेंसेज हुई तो उसमें बहुत ढेर सारे प्रोटोकॉल, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल आया, या फिर पेरिस एग्रीमेंट आया, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया, 25वीं कॉप में 2015 में पेरिस एग्रीमेंट आया। तो 2000 पेरिस का जो एग्रीमेंट था, मतलब 2015 जो पेरिस एग्रीमेंट जो था उसमें जो चीज़ें सेट हुई वो अब जो सारे देश हैं वो आगे लेके चल रहे हैं। वो क्या चीज़ें सेट हुई? सबसे पहली चीज़ जो ये सेट हुई कि हमें जो दुनिया का तापमान है वो 1.5 डिग्री से नीचे रखना है आइडियल। क्यों रखना है? क्योंकि अगर 1.5 डिग्री से नीचे नहीं होगा तो क्या होगा? देखो, जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ। हमने एक फ्राई पैन में चाय उबालते हैं, उसमें पानी रख दिया और हम उसका तापमान बढ़ाते गए, वो बॉईल होगा, उससे प्रेसिपिटेशन होगा, तो उससे फिर क्लाउड फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रेन ज़्यादा होंगी। तो जो क्लाउड बर्स्ट के इवेंट ज़्यादा हो रहे, कहीं पे एकदम से बहुत ज़्यादा रेन हो जाएगी, कहीं पे बिल्कुल एरिड हो जाएगा, बिल्कुल डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। तो वो जो तापमान है एक मतलब इस दुनिया में रहने के लिए हम सबको, सारे जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं उनको एक सेट तापमान चाहिए। तो उस चीज़ों का उसका एक सेट किया गया, वो बिल्कुल साइंटिफिक रिपोर्ट पे बेस्ड है। तो वो एक तापमान सेट किया कि 1.5 डिग्री से नीचे हम वो तापमान पूरी दुनिया का हमें आइडियली रखना है, और मैक्सिमम 2 डिग्री से नीचे। तो अब हर देश आते हैं। आप लोगों को क्या पहले पता था कि कुछ ऐसा होता है? पूरी दुनिया भी इस बारे में चर्चा करती है, मतलब ऐसा किसी को कोई आइडिया था पहले से कि मतलब हम लोग तो अपनी जगह में पर्यावरण के लिए लड़ते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भी ये इस तरह से बात होती है, COP 26 होता है या COP होता है, किसी को आइडिया था? वैसे आपको पता था, लेकिन आपको पता है कि ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे मीटिंग्स होते रहती है जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज कराता है। तो उन सारी मीटिंग्स में जो अभी हमारे पास बेस्ट मैकेनिज्म है वो COP है। और हमारा, मैं आपको एक थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। इस बार का जब हम यहाँ के हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर से मिले तो हमारा उनके सामने एक प्रपोजल अभी भी है जिस पे हम आगे बात करेंगे कि आप भारत के यूथ को ले जाओ। क्यों ले जाओ भारत के यूथ को? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज और बाकी उससे जितना भी इम्पैक्ट है वो हर चीज़ में है। क्लाइमेट चेंज से एनवायरनमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये सब चीज़ इंटर रिलेटेड है, हमें बहुत समग्र रूप से समझना होगा और देखना होगा। इंटर रिलेटेड कैसे है? कहीं मैंने बहुत ज़्यादा जंगल काट दिए तो वहाँ पे जीका वायरस आ गया, क्योंकि जो पूरा काफ़ी जो बड़ा फॉरेस्ट एरिया है वो अपने अंदर बहुत चीज़ें समा के रखा हुआ है। अगर मैं उस चीज़ से छेड़खानी करूँगी तो वो वापस आएगा ना। या फिर कोरोना वायरस आया, जब हम कोविड की बात करते हैं तो वो भी इसका एक तरह से मतलब एक परिणाम है। जो हमारा एनक्रोचमेंट पर्यावरण पे हो रहा है उन सब के परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, और उसका रिलेशन हमारी इकोनॉमी से भी है।
ग्लोबल इकोनॉमी से। वो इकोनॉमी कैसी है? वो इकोनॉमी ऐसी है जो एक्सप्लॉयटेटिव है नेचर, जो जंगल का हनन करती है माइनिंग के लिए। हमारे बागेश्वर से भी थे ना यहाँ पे लोग, बागेश्वर में कितनी माइनिंग हो रही है, हर दूसरी जगह पे बागेश्वर में खनन चलता है, आपको पता होगा जो इस इलाके से आता है। गौला पे खनन चलता है, हम रिवर ट्रेडिंग के नाम पे खनन करते हैं, अपनी नदी के बेड मतलब नदी के बैंक में नहीं, हम नदी की सतह में खनन करते हैं। अलग अलग हमने अपने कोस्टल, अभी मैं आज ही एक नोटिफिकेशन पढ़ी थी भारत सरकार का कि हम जो कोस्टल एरियाज है उसको डीनोटिफाई कर रहे हैं। कोस्टल एरिया जो समुद्री तट के जो एरियाज हैं हम उसको डीनोटिफाई कर रहे हैं और वहाँ पे भी हम माइनिंग और ऑयल एक्सकवेशन करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट मेरी जिंदगी में कैसे? क्योंकि इकोनॉमीज देखिए, हम जैसे अगर कोविड के टाइम में जब स्कूल्स बंद थे, दुकानें बंद थी, हमें फर्क पड़ा ना, हमारे रोजगार पे फर्क पड़ा, हम बहुत लोगों की फूड सिक्योरिटी पे फर्क पड़ा। आप मानते हैं ये बात कि काफी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जिसके पास खाना नहीं था। एक बहुत बड़ा, जब अगर मैं महिलाओं के अधिकार की बात करूं तो उनकी सैनिटेशन, उनके रिप्रोडक्टिव राइट, उनकी मेंस्ट्रुएशन के टाइम की जो जरूरतें हैं उनके पास वो नहीं थी। तो वो मुझसे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और अगर मैं अपने लिए जॉब भी चाहती हूँ या मैं अपना डेवलपमेंट भी चाहती हूँ तो मैं एक ऐसे अर्थ में ही कर सकती हूँ ना, मैं उत्तराखंड में तभी काम कर सकती हूँ, अपनी शिक्षा की बात कर सकती हूँ जब मेरे आसपास का एनवायरनमेंट स्टेबल हो। मैं 2 दिन नैनीताल में थी और बिल्कुल लाइट नहीं थी, सब जगह से नैनीताल कटा हुआ था, अल्मोड़ा सब जगह से कटा हुआ था, अल्मोड़ा में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल के लिए हाहाकार हो गई। तो जब आपके पास इतने एक्सटर्नल एलिमेंट्स हैं जो आपको एक सकारात्मक काम करने से रोक रहे हैं, तो आपको पहले वो एड्रेस करना पड़ेगा। आपको पहले अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हाँ, मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर भी लाई करती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समझूँ ये क्या है। और जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ। मेरे गांव में अगर सड़क आ रही है या 4 धाम में 4 लेन रोड जा रही है तो वो क्या आप डिसाइड कर रहे हो? कौन डिसाइड कर रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो जब मेरे लिए कोई चीज आती है तो उसमें मेरा सेव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? उसमें मेरा पर्यावरण, मेरा रोजगार, इन सब की बातें होनी चाहिए, मेरे समाज की डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए ना। जब मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, जब 7 फरवरी को ग्लेशियर ब्रेक हुआ, अब बाद में रिपोर्ट पता चला कि उस साइड पूरा ग्लेशियर ब्रेक हुआ। ग्लेशियर ब्रेक बाद में आया, पहले किसी ने बोला कि वहाँ पे झील थी जो फट गई, जो ग्लेशियर्स में झील बन जाती है वो फट गई और उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। बट जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसमें हर मतलब वहाँ पे गंगा का उद्गम होता है, यमुना का उद्गम होता है और वहाँ पे हर कुछ डिस्टेंस में आपको एक बहुत ही बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलेगा। और हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को समझते हैं कि ये बहुत ही ग्रीन वे है, क्योंकि ये ना हम कोयला जला रहे हैं, ना हम किसी और तरीके का ऐसा नुकसान कर रहे हैं, ना हम न्यूक्लियर पावर की बात कर रहे हैं। हम तो क्या करें, एक बड़ा सा बांध बना दे रहे हैं, तो बांध से तो जो एनर्जी निकलेगी उससे एमिशन नहीं होगा। बट ये एक मिथ है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे मीथेन एमिशन होता है और ये रिपोर्ट्स में आया। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ वो रिपोर्ट्स के बेसिस पे कर रही हूँ। और दूसरा, जब आप एक बहुत बड़ा लैंड वाटर में सबमर्ज कर दे रहे हैं, जिसमें फॉरेस्ट सबमर्ज कर दे रहे हैं, आप रिवर का जो एक्वेटिक लाइफ है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। जो जैसे हमारे वहाँ की एक मछली होती है महासी, पता नहीं किसने पिथौरागढ़ साइड थल का भी कोई, हाँ अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी, तो हाँ, तो महासी किस नदी की होती है जिसमें फ्रेश वाटर होता है, राइट। और पहले जो मैं सुनते आ रही हूँ, जिस हिसाब से पहले हमें महासीर की अवेलेबिलिटी होती थी और जो अभी अवेलेबिलिटी है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। या और जो ऐसी मछलियाँ थी, जब हम कोई भी बात जा रहा है, मतलब हम कोई भी नदी जा रही है, हम रन ऑफ द रिवर के नाम पे उसको पूरा रोक दे रहे हैं, तो उससे नीचे की फ्लड प्लेन्स नहीं बनी है। ये बात काफ़ी एक्टिविस्ट जो हैं वो बोल रहे हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट से जो जितने भी सेंसिटिविटी रखते हैं लोग वो बोल रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं उत्तराखंड के सालों से कि तुम ऊपर अगर नदी को रोक देते हो, नदी अपने साथ जो मिट्टी लेके जाती है वो नीचे फ्लड प्लेन्स बनाती है, फिर जब फ्लड प्लेन्स बनाती है उन फ्लड प्लेन्स में एग्रीकल्चर होता है। आज से 10 साल बाद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या, मेरे खाद्यान्न पे तो असुरक्षा हो जाएगी ना। मैं आपको बस इंटरलिंक समझा रही हूँ। तो एक जगह उत्तराखंड में लगातार ग्लेशियर्स रिपीट कर रहे हैं, ग्लेशियर्स में स्नो लेट हो रहा है, हम अपने सामने देख रहे हैं कि वेदर बदल रहा है। फॉरगेट अबाउट क्लाइमेट, क्लाइमेट तो पूरा ओवरऑल होता है, वेदर तो एक छोटे एरिया का फॉर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है।
तो हम देख रहे हैं कि सीजन चेंज हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, आप महसूस कर पा रहे हैं। मैं हमेशा पहाड़ में ही रही हूँ और मुझे वो महसूस हो रहा है कि हाँ, इस बार जाड़ा देर से आया, इस बार बरसात ज़्यादा चली। तो जब हम सब ये देख रहे हैं, और दूसरा इस साल की शुरुआत में मुझे उड़ीसा जाने का मौका मिला, और जब मैं उड़ीसा गई तो मेरे सामने इतना ड्रास्टिक एक एक्सपीरियंस शेयरिंग कुछ गांव के लोग आके कर रहे थे। उनका पूरा 3 गांव उड़ीसा में ऐसे हैं जो समुद्र तल के नीचे बिल्कुल सबमर्ज हो गए। और मैं ये फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, आपको सारी रिपोर्ट से बताती हैं कि आज से 10 साल में, 15 साल में, 50 साल में ये डूबेगा, वो डूबेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं इस साल जब स्टार्टिंग में गई और मैं बिल्कुल मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तो अभी सामने हो रहा है। आज वो 3 गांव है उड़ीसा के जहाँ से पूरा गांव दूसरी जगह विस्थापित करना पड़ रहा है, और हम सोच रहे हैं कि ये अभी आगे 10-15 साल में होगा। क्या उत्तराखंड को हम उस 10-15 साल में एक अच्छा राज्य, बिल्कुल जिसका एनवायरनमेंट सिक्योर है, वो बना पाएंगे? अगर हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ग्लोबली बोलते हैं कि 270 तक हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल कर लेंगे। सारी दिक्कत, काफ़ी जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि कार्बन का एमिशन जो है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो गया, जिससे टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन वो कार्बन एमिशन हमने नहीं किया है, क्योंकि हम तो शुरुआत कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस हमें बहुत मिली। वो कार्बन एमिशन उन लोगों ने करा है, उन बड़े देशों ने करा है जो आज डेवलप्ड नेशन है। इसलिए जब हम बाहर इलाकों में, जब हमारी उनसे लड़ाई हो रही थी कि सारा प्रदूषण तो तुम कर चुके हो, जो कार्बन तुम इंडस्ट्रियल एज से अभी तक जला रहे हो वो आज तक हवा में है। और अगर मैं 2021 में वो कार्बन बंद करना, कार्बन प्रिज्यूम कर रही हूँ, अगर उन सब देशों ने, हम सब ने कार्बन का एमिशन बंद कर दिया, जीरो कर दिया, नेट जीरो नहीं जीरो कर दिया, तब भी 100 साल लग जाएंगे उस कार्बन को वापस उस लेवल पे आने के लिए जिसको अर्थ ले सके। तो क्या जब हम 2070 का भारत के लिए गोल सेट कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए 2070 दिख रहा है आपको? मैं आपको निराश नहीं करना चाह रही, मैं सवाल रखना चाह रही हूँ। क्योंकि अगर नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है कि 2070 तो होगा, 2070 में मैं शायद 70 साल की होंगी या कुछ उसके आसपास होंगी, मेरी गणित इतनी अच्छी नहीं है तो मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं उतनी बुढ़ी होंगी, और तब का उत्तराखंड मुझे कैसा दिखेगा? आज से 5 साल का उत्तराखंड मुझे कैसे दिखेगा जब इस रेट की तबाही हो रही है? और अब आपको अगर अपनी जर्नी प्लान करनी तो आपको देखना है कि अच्छा रास्ता यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, गाड़ी में ज़्यादा पैसे देने हैं, जो गाड़ी में आपको 300 रुपये में लेके जाएगी वो आपको 400 रुपये में लेके जाएगी, 600 रुपये में लेके जाएगी। तो मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ इम्पैक्ट कर रही है ना, मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अब वो 2070 अगर मुझे इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है तो मेरे अंदर वो आग होनी चाहिए कि नहीं, मुझे बेटर अचीव करना है। बस मेरे लिए नहीं करना है, मुझे मेरे माँ बाप के लिए करना है, मुझे मेरे आने वाले जनरेशन के लिए करना है, और मुझे मेरे आसपास की सारी बायोडाइवर्सिटी के लिए करना है। जो जानवर बोल नहीं सकता उसका ह्यूमंस के एक्शन की वजह से उसकी लाइफ आज थ्रेट में, तो मुझे उस जानवर के लिए भी करना है, मुझे उन नदियों के लिए करना है जिन्होंने इतने सालों से हमें पाला है। तो जब हमने आज की ये चर्चा रखी तो हमारा एक सबसे बड़ा मकसद इस चर्चा का ये है कि हम अपनी भूमिका तय कर पाएँ कि मेरी भूमिका क्या होगी, लोकली क्या होगी, फिर हम एक ऐसी टीम डेवलप करें कि हम स्टेट लेवल पे क्या कर सकें। जैसे आज हमारी आपके साथ मीटिंग हो रही है, कल कुछ युवा साथी देहरादून में भी मिले, उनमें भी यही आग है कि हमें कुछ करना है। और दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है जो विकास के नाम पे हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, और उसकी समझ, जब भी हम कोई भी ऐसी चीज में काम करने लगते हैं, हम छोटे छोटे स्टेप तो लेते हैं, लेकिन हम उसे एक सामग्री में रूप में देखने की कोशिश करते हैं और हम और बढ़ते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मैं पेशे से वकील भी हूँ, तो इतना डीपली ये सब पढ़ना मेरे पेशे में नहीं है, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है। क्यों है वो मेरी जिम्मेदारी? क्योंकि अगर मैंने उन 204 परिवारों के लिए केस फाइल करा तो मैंने उनका दर्द भी देखा। सरकार के लिए 204 नंबर है। मैं उनके परिवारों से बात कर रही थी, उनके घर पे खाना नहीं था, कुछ लोगों को आज तक डेड बॉडीज नहीं मिली है, और हमारे वहाँ तो संस्कार होता है ना, तो आप कैसे संस्कार करोगे? और मैंने देखा कि वो जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी मजदूर तबके के लोग थे, पूरे भारत से, वेस्ट बंगाल से, यूपी से, सब जगह से वहाँ पर आए थे, और उन लोगों के पास फरवरी से
जो मेरे को जो इंटरिम रिलीफ कोर्स से मिला वो मुझे मिला अगस्त में। अगस्त के बाद तो फरवरी से अगस्त तक उनके घर में खाने वाने का क्या क्या था सिस्टम, सरकार ने पूछा तक नहीं। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनी कि वो तो वहाँ पे जब काम कर रहा है तो वो तो एक भरोसे में काम कर रहा है ना कि वहाँ पे अगर कुछ बाढ़ आती है, उसकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, हमें खाना खाना, हमें पैसे कमाने हैं, तो हम काम करेंगे। लेकिन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं किसी ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ, मैं नदी में किसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, तो वहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स तो वो देखेंगे ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम तो वो देखेंगे ना। तो जब मैंने पिटिशन फाइल करा, मैंने केवल उनसे मुआवजे की बात नहीं करी, मैंने उनको बोला कि आप लोगों ने वहाँ पे जो जिन कंपनियों ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं रखे, वो कंपनियों ने उनके साथ मर्डर किया है। क्योंकि आपको पता है अगर आप मैं नदी में काम करूंगी, ये बहुत कॉमन नॉलेज है ना, बारिश होगी, बाढ़ आएगी तो बचाव तो होगा, बारिश होगी तो बाढ़ आएगी ना, सबको पता है ना ये बात। तो जब हम सबको ये बात पता है तो कंपनियों को कैसे नहीं पता कि जब बारिश होगी नदी का जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आ सकती है। बाढ़ आना नदी में एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, लेकिन वो डिजास्टर में तब तब्दील होता है जब हम वहाँ पे उसके बहुत पास कोई घर बना लेते हैं, कोई इंडस्ट्री बना लेते हैं। नदी को अपना स्पेस चाहिए बाढ़ के लिए, वो आएगी ही बाढ़। और जो ग्लेशियर की नदियाँ होती हैं उनके साथ केवल बाढ़ नहीं, खाली नदी और सैंड और ये सब नहीं आता, उनके साथ बड़े बड़े बुलडोजर आते हैं, बड़े बड़े पत्थर आते हैं जो टूटते हैं, जिनका सेडिमेंट मतलब जो टूटते जाते हैं फिर जाके नीचे तक जाते हैं। तो ये जब एक कॉमन इंसान की नॉलेज में है तो आप उनकी भी नॉलेज में होना चाहिए था। बट ये चीज़ हम ये सब चीज़ों को लेके हमने वहाँ पे मतलब मैंने बोला कि आपने अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं रखा, आपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं रखा, और ये सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात है। और वहाँ पे बहुत हंड्रेड्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और एक तो अभी हार्ट विलेज का जो मेरे पास आया वो पूरा एक बहुत ही ट्रेडिशनल हेरिटेज विलेज था, वो आज पूरा तहस नहस हो चुका है। उसके नीचे से टनलिंग होती है जहाँ से पानी जाता है, और अगर नीचे से पहाड़ की टनलिंग हुई है तो ऊपर से पहाड़ कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा तो गिरेगा। वहाँ पे जो ऑलरेडी जो हमारे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वाटर स्प्रिंग्स बन जाते हैं, या छोटे छोटे एक्विफायर्स बन जाते हैं, नौले बन जाते हैं, तो वो सब का पानी सूख जाएगा। तो ये सब चीज़ें पूरे उत्तराखंड की एक मैंने आपको थोड़ा सा गढ़वाल का भी थोड़ा सा एक पिक्चर दिखा दिया। तो इन सब चीज़ों में हम आज आगे चर्चा करेंगे। मैंने थोड़ा सा एक कॉप का ओवरव्यू दिया, और हमारे लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि हमारी क्या भूमिका है, और आप लोगों से ये चीज़ आनी चाहिए, और हम सबके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग से ये चीज़ आनी चाहिए कि हम इस चीज़ को आगे कैसे ले जाएं, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना समझते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे परिवार के लिए जितनी है उतनी मेरी समाज के लिए भी है, ये समझना है, और उतनी ही मेरी पर्यावरण के लिए भी है। क्योंकि आज से अगर 10-15 साल में आप में से कोई शादी करेगा तो आप अपने बच्चों को कार्बन ये नहीं बोल सकते बेटा ऑक्सीजन की जगह तो कार्बन ब्रीथ कर दे। दिल्ली की जो आज हालत है, और या फिर आप ये नहीं कह सकते कि तू पैसा खा ले, तू जमीन में रह ले, आपको खाना ही चाहिएगा ना खाने के लिए। तो आपको इन सब चीज़ों में, और ये बहुत ही ऐसे सवाल हैं जो हमारे सामने हैं, और इसीलिए हमें अपना जो भी हम करते हैं उसके साथ साथ हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तय करनी पड़ेगी। तो मैं इन चीज़ों से अपनी बात खत्म करती हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अब यहाँ से फिर हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे, कुछ भी फिर इंटरेक्टिव सेशन करेंगे।